only in our much younger days. And then when I produced सालगिरह, the Saturday Suspense के लिए, तब मैंने अनूप से कहा कि एक मेरा क्लासमेट है, उसको बुलाते हैं इस रोल के लिए. बट वो हमारे बैच के साथ ये था कि हम लोग. Talking about Anup Singh, famous actor, Kissa Fame. Yeah. So that time he was directing this, and I had written the script. And then I told him, I said, Anup, I have a friend who's a classmate, and I think we'll invite. It was also Baman Irani's first role in Salgira. Interesting. Yeah, you should see it. You might find it. It was called Salgira, and I had adapted the story from a story I had read years ago at the age of 16. Agatha Christie की एक short story थी. I think उसका नाम Philomel Cottage था. और वो एक अजीब सी स्टोरी, एक औरत के बारे में जिसकी शादी की दूसरी सालगिरह पति मना रहा है उसके साथ, लेकिन वो उसे एक ऐसी जगह में ले आया है रहने के लिए 2 साल से जो थोड़ी बियाबान है. और उसी रात उसको समझ में आता है कि एक्चुअली पति सीरियल किलर है और वो यही करता है. और जब तक उसको समझ में आता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कि आज रात जो एनिवर्सरी उसने प्लान की है हम दोनों की दूसरी सालगिरह की, वो मेरी आखिरी रात है, उसने वो सेटअप कर लिया है. पर इससे पहले कि वो निकल सके वो वापस आ जाता है. और उन दिनों वो ऐसे वाले फ़ोन होते थे, तो किस तरह से वो अपने आप को बचाती और अपने उससे जो उसका कोलीग मिलने आया था जो उसके इश्क में काफ़ी पागल था, वो पहुंच गया था, लेकिन उसने उसको नकार के बोला था वापस जाओ. अब वो किस तरह से उसको रीच आउट कर रही है फ़ोन के ज़रिए, और बीच बीच में फ़ोन काटती रहती है ताकि जितने शब्द जो उसे चाहिए कहने, कहती है मैं हाँ वो ग्रोसर को फ़ोन करूँ, दुकानदार को, कि ये सामान भेज दो, इतना ये भेज दो, अरे जल्दी भेज दो, अरे क्या इतना टाइम लगाओगे, ज़िंदगी मौत का सवाल है. तो वो किस तरह से इतने ही शब्द पहुँचाना चाहती है कि जल्दी आ जाओ, ज़िंदगी मौत का सवाल है. सो दिस वाज आई रिमेंबर द स्टोरी. आई कुडंट फाइंड. तो मैंने अपना एक स्क्रिप्ट लिखा उसका पूरा ये वो, तो उसका स्क्रीन प्ले डायलॉग पहला अटैम्प्ट था उस लेवल पे. तो वो सैटरडे सस्पेंस है अभी. तो बमन ईरानी हस्बैंड बना था, इरफान वॉज द अदर वन. सो विद इरफान देयर वाज ऑलवेज अ ग्रेट ईज फॉर एक्टिंग. गोविंद इलानी के साथ भी हमने वो की थी पहली जजीरे. इरफान और मैं, हमारे बैच में हम एक्टिंग जब आती थी ना तो हम सब कुछ भूल जाते थे. एक दिन पहले अगर हमारा झगड़ा भी हुआ है, पर स्टेज पे वो झगड़ा कहीं नहीं दिखता था. ऐसा हुआ है? माने मस्ती वाले झगड़े होते थे, पर थोड़े सीरियस भी होते थे कभी. मुख की, अरे बहुत सारे थे. थोड़े से बता दीजिए. नहीं, मस्ती वाले होते थे कुछ कुछ चीज़ों को लेके. क्योंकि अभी मैं जितनी फ़ोटो देखती हूँ उसमें इरफान ने मेरे बहुत लंबे बाल होते थे, मेरी चोटी यूँ यूँ कर रहा है. फिर आलोक ने भी मुझे एक बार तंग किया था. आलोक चटर्जी. ये बैच ऑफ 87 है सब. हमारे 84 to 87 हम लोग कमाल के एक्ट. सबने कहा था ये कुछ अलग बैच है. हम लोग झगड़ा बहुत करते थे, लेकिन जब स्टेज प्ले आता था और स्टेज पे हम लोग होते थे तो लोग कहते थे ऐसा हमने गिव एंड टेक देखा ही नहीं है. सो आई गेस वी मस्ट हैव बीन, वी वर वेरी यंग. आलोक, मीता वशिष्ठ, इदरीस, अशोक लोखंडे, भारती शर्मा, और कुछ हमारे मॉरिशस से थे, कश्मीर से बशीर थे, मॉरिशस से 2 लोग थे. हमारे बैच में 3-4 लोग थे जो शादीशुदा और 40 साल के भी उम्र के थे. हमको नहीं मालूम था, हमको लगता थोड़े बड़े होंगे हमसे, हमको नहीं मालूम था 40 साल की उम्र के. धीरे धीरे बाद में पता चला, हमने कहा अरे तुम लोग तो बुढ़े हो, क्योंकि हम लोग भी 21-22 साल के लोग थे ना सो वो सब. सो इट वाज अ ग्रेट बैच. या बट या डेफिनेटली माई बेस्ट, आई वुड से द बेस्ट, सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई हैव डन इज विद ओमपुरी. ध्रुवकाल, आला जो किरदार का एपिसोड है, देखा आप लोगों ने? आज भी लोग बहुत देखते हैं. 23 गुलजार साहब का किरदार था उसमें, आला करके एक स्टोरी है. ध्रुवकाल विद गोविंद निलानी. एंड देन किरदार में ही एक और छोटा दूसरा एपिसोड है जो कल्चर के नाम से जाना जाता है. तो दैट्स ओम एंड माई ट्रेजेक्ट्री. और ओमपुरी को अगर आप ध्रुवकाल और देखो, मुझे और ओमपुरी को, और फिर आला में देखो. आला में श्रृंगार रस बहुत सुंदर सुर लगा है उसका, बहुत डेलिकेट. और मुझे हाल ही में समझ में आया, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ की थी जिसमें कुछ बहुत बड़े स्टार हैं, तो उनके साथ एक श्रृंगार का माने एक रोमांटिक सीन था, तो वो इतने ऑकवर्ड उसमें. कौन सी सीरीज? अभी वो रिलीज़ नहीं हुई है, पता नहीं होगी भी कि नहीं. ही वॉज वेरी ऑकवर्ड. आप हमेशा ही अपने
पर्दे के काम को लेके इतनी निर्लिप्त सी रहती हैं, एक फिल्म की है, मिले हैं कुछ अवार्ड, पता नहीं रिलीज नहीं होगी। ऐसा नहीं है, निर्लिप्त नहीं, थोड़ी सी थक भी गई हूँ, शायद 40 दिन लगातार प्ले कर रही थी ना। पर हाँ, एक तटस्थता आ गई है अब, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं इन चीज़ों में फंस जाऊँ कि मुझे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अरे आपको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मैं कहा क्या नहीं मिला, अब जो भी है, रोल कटे भी, ये भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब 38 ईयर्स आई बीन इन द फील्ड, सी आई कांट, यू चेंज। जो आप शुरू में थे, एक काम को लेके आप इतना टेंशन में होते थे कि इसका क्या, मेरा सीन कट गया, ये हो गया, आप परेशान हो जाते थे। फिर कुछ साल पहले आपको समझ में आया कि अगर आप में एक एक्टिंग का हुनर है तो सिर्फ वही चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसकी आप किस तरह से सेवा कर रहे हैं, उसमें आप कितना विलीन हैं, बाकी तो आएगा जाएगा, उससे क्या मतलब है। और मुझे बहुत पहले ये समझ में आ गया था, पहले ये नहीं समझ में आता कि कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो। मुझे लगता था ये कितना नकारात्मक चीज़ है, ऐसा कैसे। तो आपको समझ में आता है कर्म करने में जो मज़ा है वो अलग है। उसके बाद आपको मिले ना मिले, उससे आपको थोड़ी बहुत खुशी या थोड़ा बहुत दुख हो सकता है कि नहीं मिला, मिल गया तो थोड़ी बहुत, लेकिन जो जर्नी है, जो आपने किया है, उसमें जब जो लुत्फ़ है वो वहाँ आना चाहिए, और वो ही आपकी कॉलिंग है। तो मेरा जो नाटक है प्रेम, लव रियल एंड रील, उसमें मैंने खुद लिखा है कि आई रियलाइज्ड एंड व्हाट डज इट मीन। मैं बोलती हूँ कि जो एक्टिंग का हुनर है, जो मुझे दिया गया है, मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे समझ में आया कि मैं एक्ट्रेस बनूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारे जीवन इस एक जीवन में जीऊँगी। I will die and be reborn 1,000 times in this one lifetime. And each new birth and death will be a revelation, एक नई चीज़, and a grace. हम लोग कितने सिर्फ एक्टर्स हैं जो 50 ज़िंदगी एक जीवन में जी सकते हैं, 50 जीवन। But only if I make myself worthy of it, तभी मुझे ये रेवलेशन और ग्रेस मिलेगा। तो मेक माई सेल्फ वर्दी ऑफ इट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एंड आई से दिस इन द प्ले, इट मीन्स दैट आई डू नॉट ओन द टैलेंट आई विल बी सेलिब्रेटेड फॉर। इट इज़ अ ट्री दैट ग्रोज इन माई गार्डन एंड आई एम टू नर्चर इट, टू टेंड टू इट and to allow it to grow fully by ensuring that the fungus of envy, pride, anger, ambition, hatred, prejudice does not find a nesting place. I poke into the finest crevices of its skin to weed out any little vermin before it can find a place to nest, else I know the destruction of the tree will be swift. The grace I have experienced will be withdrawn to disappear once more into the forest. एक्टिंग का जो क्राफ्ट है, अगर आपको एक टैलेंट मिला है एज एन एक्टिंग, वो उस पर आप कैसे अहंकार कर सकते हैं? वो तो एक देन है ऊपर वाले की। आपका काम ये है कि आप उसको पूरी तरह से पनपने दें, और उसमें जो फंगस होता है, एंगर, एनवी, प्राइड, एम्बिशन, उसको मत लगने दें, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा वो पेड़। वो पेड़ आपके बाहर है, आपका काम है आप उसको सींचो, उसको ध्यान से देखो कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाना है इसको। तो जैसे हम लोग जब 20s 30s की उम्र में होते हैं तो हम कितना खुश होते हैं अपने से, हम लगातार अपने आप को शीशे में ताकते रहते हैं। पर आप क्यों ताक रहे हैं अपने आप को? ये तो जवानी है। जवानी में हर कोई खूबसूरत लगता है। आप 40-50 साल की उम्र में कैसे लगोगे, वो अंदर की आपकी अंदर आपने अपने आप को कैसे रखा है, तब दिखेगा वो। जवानी में तो हर कोई खूबसूरत लगता है, उस पर आप क्या इतना अहंकार, इतना हुनर, इतना कुछ लिए फिरे हो? वो तो आप ऊपर वाले की देन है। तो टैलेंट भी ऐसी चीज़ है, आपको जो भी टैलेंट मिला है आपको सोचना चाहिए कि ये हुनर है, ऊपर वाले ने दिया है, आप इसका बद इस्तेमाल करोगे, बदतमीजी करोगे, चला जाएगा, ले लेंगे वापस वो, आगे और ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। बोलेंगे वो ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया इसे कैसे संभालना है, ठीक है ले लो, दे दो, या मर जाओ, भाड़ में जाओ। और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जब तक मैं अपने
अपने को परे रखती हूँ और उस चीज़ को सराहती हूँ कि भाई इसको पूरी तरह सींचो, ढंग से रखो इसको, तो मेरी पटरी ठीक चलती है। जहाँ मैंने दूसरी चीज़ें ले आई, ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट हैं, बीच में आप ले आए, करियर ओरिएंटेड हो गए, फिर करियर कुछ रहा ही नहीं उस समय। जब आप लोग एनएसडी में थे तब ये जहन में साफ था कि एक्टिंग करनी, सिनेमा करना है, एक्टिंग तो थिएटर में बिल्कुल भी नहीं, पर आपको तो बहुत जल्दी ब्रेक भी मिल गया, क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। 87 में आप निकली हैं और 89 में चांदनी की। नहीं, 87 में ही तो मुझे मिल गया वारी। हाँ, कुमार 88 शानू में के मैं साथ। सिद्धेश्वरी कर रही हूँ, स्पेस सिटी सिग्मा कर रही हूँ। निकलते ही पहले 3 साल में इतना काम था, बिकॉज मैंने कभी सिनेमा या टीवी के बारे में सोचा ही नहीं। जब मैं एनएसडी में थी, मैं शिद्दत से थिएटर की ट्रेनिंग ले रही थी। सेट का है तो सेट सीखो, लाइट डिज़ाइन सीखो, स्कल्पटिंग सीखो, योगा सीखो, मूवमेंट क्लास करो, ये करो वो करो, जो कुछ है करो। क्योंकि मैंने पूरी तरह शिद्दत से, और मुझे लगता है वही उस शिद्दत की देन थी कि मुझे, क्योंकि तब तक सीरियल्स आ गए थे और ये सब दिल्ली में बन रहे थे सीरियल आ गए थे, तो उन्होंने रेपर्टरी खाली कर दी ना। हमारा तो एम्बिशन था कि हम एनएसडी रेपर्टरी ज्वाइन करेंगे जब निकलेंगे, पर जहाँ सीरियल आया हम लोग और बुनियाद, रेपर्टरी खाली, जितने महारथी लोग थे सब टक 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 चले गए थे। रेपर्टरीज में उल्लू बोल रहे थे, आज जिन एक्टर्स को काम नहीं मिला था वो वहाँ थे, और कुछ ऐसा खास काम हो नहीं रहा था। तो मुझे एक बार जो मिलना शुरू हुआ, मुझे लगता है वो इसलिए मिला क्योंकि मैं पूरी तरह से एनएसडी में शिद्दत से मैं थिएटर की ट्रेनिंग ले रही थी। और अजीब बात यह है कि उस समय इरफान सोचते रहते थे सिर्फ फिल्मों के बारे में, तो उनको 17 साल लगे स्टार बनने में। ये अलग बात है कि उस 17 साल में जो जिस लेवल पे वो, क्योंकि पहले जब वो एनएसडी में थे हमको चिढ़ाते थे कि तुम नसीरुद्दीन शाह की क्यों नकल करते हो हमेशा। अच्छा, तो इरफान नसीर की नकल करते थे? बहुत मोहताज से नसीर से। तो हम कहे फिर शुरू हो गया तू नसीर बनना। क्या करते थे ऐसा? उसकी जैसी कुछ, जैसे स्पर्श में उन्होंने किया ऐसी कुछ एक्टिंग, वो सब जो इरफान का स्टाइल जो बाद में निकल के गज़ब का आया वो था। लेकिन जिस तरह से फाइनली जो उनको 17 साल बाद स्टारडम मिला, वो वाकई छप्पड़ फाड़ के मिला, मुझे जल्दी मिल गया। तो ऐसा होता है। तो उनको शायद बाहर निकलने के बाद सीखना पड़ा शिद्दत चीज़ों के प्रति, क्योंकि एनएसडी में उनका था कि हाँ थिएटर है, इंटेंसिटी बहुत थी लेकिन सिनेमा के लिए थी, और मेरी जो इंटेंसिटी थी वो थिएटर के लिए थी, पर मुझे सिनेमा मिल गया शुरुआती। और शायद वो अच्छा ही है, बिकॉज एज अ आई थिंक एज एन एक्ट्रेस यू कैन गेट योर बेस्ट वर्क इन द इनिशियल स्टेजेस एट अ यंगर स्टेज। कौन से यादगार रोल रहे एनएसडी में? सभी। तो फूजियामा था, फूजी सभी। हाँ, उसी में वो बाल काटने वाला चिंगम वाला हुआ था। क्या हुआ था? आलोक चटर्जी ने चिंगम चिपका दी थी। मुझे यही याद है, लेकिन आपने उससे बात की तो बताइए कब हुआ था, मैं भूल गई। उन्होंने तो हमें बताया कि वो रिहर्सल कर रहे थे, उसमें पति को पत्नी के सर पे हाथ फेरना है, उनके चिंगम लगी थी, वो लग गई। हाँ, चिंगम लगी थी, जानबूझ के लगाई होगी कमीने ने। अरे हमारे बड़े मस्ती वाले झगड़े होते थे। हाँ, एक बार फर्स्ट ईयर में, आलोक की बात मैं ख़त्म कर लूँ पहले, तो वो फूजियाना ही था प्ले। हाँ शायद फूजियामा था। तो एक बार उसने मेरी चोटी पकड़ ली ऐसे और छोड़े ना, और चोटी इस एंगल में पकड़ी कि मैं हिल ना पाऊँ। हमारा कुछ झगड़ा हो रहा था। अगर कोई उस समय एनर्जी में आता तो लोग तो ये पागल खाना है ऐसा लगता उनको। बट इट वॉज ग्रेट फन, दिस वॉज आवर वे। तो उन दिनों हमारा स्कूल यूनिफॉर्म होता था। एनएसडी में यूनिफॉर्म होती थी? पक्का बाकायदा, अच्छा था, क्योंकि आपकी एक ब्लू टी शर्ट होती थी कॉटन की, उसमें नेवी ब्लू बैंड था, यहाँ पे एनएसडी का लोगो होता था, इतना स्लीव्स वाला था, और उस पर भी एक छोटा सा नेवी ब्लू बैंड, और फिर नेवी ब्लू स्लैक्स होते थे। क्योंकि हम एक क्लास से दूसरे जा रहे, एक मूवमेंट क्लास है, एक ये क्लास है, एक वो क्लास है, एक कलरी की क्लास है, तो और दिन भर आप यूनिफॉर्म में रहते, तो उसका एक वो बहुत अच्छा था एक्चुअली वो तरीका। क्योंकि सबसे पहले तो आप स्टूडेंट हैं, आप रोज़ नए कपड़े कैसे पहन के आएंगे, आपका आधा ध्यान वहाँ रहेगा, फिर उन कपड़ों को धोएंगे कब? तो यूनिफॉर्म है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको पता है 6 बजे की क्लास है, यूनिफॉर्म पहना गए। मूवमेंट क्लास है, आओ नहाओ दो नाश्ता करो, यूनिफॉर्म पहना गए। दो सेट्स होते थे, एक को धो और सूखने लगा दो और दूसरा पहनो, फिनिश्ड। नो,
संडे को गए या कुछ नहीं हुआ तो आप हम तो प्लेवेज जो सब कुमार गंधर्व को देख रहे हैं और भीमसेन जोशी को देख रहे हैं, यूनिफॉर्म में जाते थे, हमको फ्री एंट्री हो जाती थी सब जगह। एनएसडी के बच्चे यूनिफॉर्म से साफ पता चलता था। तो जहाँ टिकेटेड शो भी है तो भीमसेन जोशी जी हमको देखना है, हाँ चलो चलो बैल्कनी में बैठ जाओ, आइल में बैठ जाओ, बिजू महाराज जी का डांस है हमको देखना है, इधर रेपर्टरी में कुछ चल रहा है, उधर कुछ और हो रहा है, उधर कुछ फैंटास्टिक, कुछ अमेरिकन, कुछ इंटरनेशनल कुछ आ रहा है। तो एनएसडी यूनिफॉर्म हमारा टिकट टू एवरीवेयर था। सिर्फ शकुंतलम थिएटर में हमको 1 रुपये का टिकट खरीदना होता था, जो प्रगति मैदान में था। क्या जगह थी, क्या है। तो यार ये तो आलोक ने मेरे बाल ऐसे खींचे तो मुझे आ गया गुस्सा, तो मैंने उसका स्लैक पूरा उतार दिया, क्योंकि हाथ मेरा स्लैक की तरफ ही गया, मैं पूरा उतार दिया। तो आलोक ने मेरे बाल छोड़ के, अरे यार तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया। मैं कहा क्या तुम्हारी इज्जत छोड़ो, तो ऐसे मस्ती होती थी। तो उसने च्युइंगम लगाया, मैंने उसकी स्लैक्स नीचे खींच दी। नाइस। थैंक गॉड उसने कुछ अंदर पहना था। ओह गॉड। सो ऐसे बहुत मस्ती होती। फिल्में देखने कहाँ जाते थे? शकुंतलम थिएटर, 1 रुपये की टिकट होती थी, पता नहीं 15-20 पैसे का पॉपकॉर्न। चाणक्य प्लेस भी जाते थे? चाणक्य मैं तो नहीं गई। शकुंतलम में सब कुछ था। हमको पूरा विक्टोरिया डे सिक्का, सत्यजीत रे, ये रेट्रोस्पेक्टिव चलते थे, गिरीश कर्नाड की उत्सव, ये वो क्या क्या नहीं देखा हमने। पूरा सिनेमा वहाँ हमको इंटरनेशनल नेशनल। वो जब प्रगति मैदान से हटा शकुंतलम तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा ये आइकॉनिक जगह है। और वहाँ पे छोटा माने थिएटर, सिंगल सीटर, इट वाज अ ग्रेट प्लेस। विक्टोरिया डे सिक्का, बाइसिकल थीफ, वी वॉच्ड ओवर देयर। All the Satyajit Ray films we watched there. And for students at that time,